Myself Sunita Gehlot with one other e-content topic on preschool education in India. In this topic, we will discuss about the different philosophers who worked for preschoolers और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। और आज इस कड़ी में हम पहले दिन जिसका चर्चा करेंगे वो हैं फ्राइबल। आज हम इनकी ऑब्जेक्टिव्स और टीचिंग मेथड्स जो हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्राइबल का जन्म 21 अप्रैल सन 1783 में जर्मनी के ओवरदी नामक एक छोटे से ग्राम में हुआ। पिता एक पादरी थे और जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित होकर फ्राइबल ने 1799 में प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया। फ्राइबल का जो शिक्षा दर्शन है उसमें अपने जीवन दर्शन एवं मनोवैज्ञानिक विचारों के आधार पर एक व्यापक शिक्षा दर्शन विकसित किया, जिसके तहत उन्होंने शिक्षा की परिभाषा को लेकर कहा था कि शिक्षा विकास की प्रक्रिया है जो अंदर से निश्चित होती है। उनके द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य बताए गए थे वो इस तरह थे। शिक्षा के उद्देश्य बालक में दैवीय तत्व का विकास करना, प्राकृतिक एवं सामाजिक जीवन के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति, परिवार एवं समाज के वातावरण को निवास के अनुकूल बनाना, विभिन्नता में एकता का अनुभव, बालक के व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास। पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में फ्राइबल के कुछ आधारभूत विचार थे कि बालक को जो भी ज्ञान दिया जाए वो उसकी आवश्यकता के अनुकूल होना चाहिए और ज्ञान प्राप्ति के तहत पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। प्रत्येक अवस्था की आवश्यकताएं पृथक पृथक होती हैं, तो अवस्था के अनुसार पाठ्यक्रम का समावेश होना चाहिए और सांस्कृतिक युग के सिद्धांत को समर्थन उन्होंने दिया। विभिन्न विषयों के स्थान पर उन्होंने बाह्य जगत और खेलों के पाठ्यक्रम को रखा था। धर्म एवं धार्मिक निर्देश, प्रकृति अध्ययन और गणित, भाषा और कला पर उन्होंने जोर दिया था। तो ये थे उनके कुछ शिक्षा दर्शन के प्रमुख अंग। अब लेते हैं टीचिंग मेथड यानी शिक्षण पद्धति। फ्राइबल की ने जिस शिक्षा पद्धति का सूत्रपात किया उसे किंडरगार्टन पद्धति भी कहते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं। फ्राइबल ने 1 मई 1840 में किंडरगार्टन की स्थापना की। उन्होंने एक ऐसे उद्यान की कल्पना की जहां बालक स्वाभाविक ढंग से एक पौधे के समान विकसित कर सके। उनकी देख रेख दक्ष माली यानी शिक्षक करे। किंडरगार्टन जो पद्धति है वो इस प्रकार है। उसमें सबसे पहले आता है खेल विधि, जिसको अपनाया गया था। फ्राइबल सर्वप्रथम शिक्षा शास्त्री हैं जिसने बालक की शिक्षा में खेल विधि को अपनाया है। फ्राइबल का विचार है कि खेल बालक के लिए स्वाभाविक होता है और इससे उसे आत्माभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान होता है। दूसरा था आत्मक्रिया विधि। फ्राइबल ने अपने शिक्षण पद्धति के अंतर्गत आत्मक्रिया विधि को भी स्थान दिया है। आत्मक्रिया विधि एक प्रकार से क्रिया द्वारा सीखने की विधि है, लर्निंग बाय डूइंग। फ्राइबल ने अपनी शिक्षण पद्धति में विभिन्न प्रकार के उपहारों का आविष्कार किया है। सहयोगी विधि, कोऑपरेटिव मेथड। फ्राइबल ने शिक्षक की एक अन्य उल्लेखनीय विधि बताई है शिक्षा की, जिसे सहयोगी विधि कहते हैं। इस विधि का प्रयोग करने से बालक में सामाजिक आत्म का विकास होता है। स्रोत सीखने की विधि, लगातार सतत सीखने की विधि, अबाधित एवं लगातार सीखने की विधि। फ्राइबल ने शिक्षा की एक और विधि बताई, अबाधित और लगातार सीखने की विधि, कंटिन्यूअस मेथड ऑफ लर्निंग। इस विधि का लगातार चलते रहना जरूरी होता है, तभी हमें शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य एकता के ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर वस्तुओं से सीखने की विधि, लर्निंग बाय ऑब्जेक्ट्स। फ्राइबल द्वारा बताई गई इस विधि को
वस्तुओं द्वारा सीखने की विधि कहते हैं। फ्रॉयबल का मनोवैज्ञानिक विचार है कि बालक अमूर्त की अपेक्षा मूर्त व ठोस वस्तुओं से शीघ्र और अच्छी तरह से सीख जाते हैं। तो यह था टीचिंग मेथड किंडरगार्टन पद्धति के तहत उन्होंने जो डिफरेंट मेथड्स जो है अपनी लर्निंग में बच्चों को सिखाने में उन्होंने रखे थे। अब आता है किंडरगार्टन पद्धति के आधारभूत सिद्धांत, जिन पर फ्रॉयबल की जो शिक्षा पद्धति है वो पूरी की तरह निर्भर करती है। किंडरगार्टन पद्धति के आधारभूत सिद्धांत निम्न हैं। पहला, स्वक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। विकास का आधार स्वक्रिया है। फ्रॉयबल के अनुसार अपनी प्रेरणाओं एवं भावनाओं को पूरा करने के लिए बालक स्वयं अपने मन से सक्रिय होकर काम करे। पेड़ का बीज अपने संपूर्ण पेड़ का रूप धारण किए रहता है। प्रत्येक वस्तु का भावी विकास और रूप उत्पत्ति के समय ही उसमें होता है। दूसरा सिद्धांत है खेल का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा का महत्व। पहले शिक्षा शास्त्री थे जिन्होंने खेल के माध्यम से शिक्षा का विचार व्यक्त किया। इस अवस्था में खेल मनुष्य के शुद्ध आध्यात्मिक कार्य हैं और साथ ही साथ खेल में मनुष्य का आंतरिक जीवन प्रकट होता है। वह इसलिए आनंद, स्वतंत्रता, संतोष, आंतरिक एवं आराम तथा संसार के साथ शांति प्रदान करता है। खेल समस्त अच्छाइयों का उद्गम है, यह फ्रॉयबल का मानना था। सामाजिकता का सिद्धांत, बालक को सामाजिक प्राणी बनाने के लिए सामूहिक खेलों पर विशेष बल देते हैं ताकि बालकों में सहयोग, सहानुभूति एवं एकता की भावना जागृत हो। इस प्रकार समाज ही सर्वप्रथम साधन है जिससे बालक में स्वक्रिया को विकसित होने का अवसर मिलता है। एकता का सिद्धांत, किंडरगार्टन पद्धति से में गति, गीत एवं रचना शिक्षा के 3 स्रोत हैं जिनमें एकता स्थापित होती है। कार्य प्रारंभ होने से पूर्व बालक एक गोले के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, जहाँ पर गीत द्वारा ईश्वर का स्मरण करते हैं। साथ ही इसके द्वारा वे विश्व एवं समाज की एकता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। आत्म अभिव्यक्ति का सिद्धांत, किंडरगार्टन पद्धति में गति, गीत, रचना को आत्म अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है जो पृथक न होकर श्रृंखलाबद्ध होती है। कहानी, कविता, पेड़ पर चढ़ना, बागवानी आदि आत्म अभिव्यक्ति के उदाहरण हैं जिन्हें बालक इन 3 साधनों से प्रकट करता है। उदाहरण, पेड़ लगाने में गति होती है, पौधे रोपना, उसे फिर से लगाना, उसकी सिंचाई करना आदि। फिर आता है विकास का सिद्धांत। फ्रॉयबल बालक के स्वाभाविक विकास की शिक्षा मानते थे। किंडरगार्टन पद्धति का आधार व लक्ष्य बालक के आंतरिक बाह्य विकास को मानता था। तो यह था विकास का सिद्धांत। तो ये सारे थे किंडरगार्टन पद्धति के आधारभूत सिद्धांत जो फ्रॉयबल द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। अब आता है किंडरगार्टन पद्धति के प्रमुख खेल, इम्पॉर्टेंट प्लेस ऑफ किंडरगार्टन मैथड। मनोरंजन एवं रचनात्मक खेल, इस प्रकार के खेलों का आयोजन मनोरंजन के लिए एवं रचना के लिए किया जाता है, जैसे दौड़ना, घूमना, झूला झूलना इत्यादि। कल्पना शक्ति का विकास वाले खेल, इस प्रकार के खेलों में बालक अपनी कल्पना शक्ति का विकास करता है। उदाहरण, उपहारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करना। सामूहिक भावना की अभिव्यक्ति करने वाले खेल, इस प्रकार के खेलों द्वारा बालकों में सामूहिक भावना एवं सहयोग की अभिवृद्धि होती है, जैसे सामूहिक संगीत, खेल, नाटक और नृत्य अभिवृद्धि करते हैं, जैसे सामूहिक संगीत, खेल, नाटक और नृत्य। चरित्र और का विकास करने वाले शिक्षाप्रद खेल, विभिन्न प्रकार के शिक्षाप्रद खेलों के द्वारा बालकों का चरित्र विकास किया जाता है। शिक्षात्मक खेलों के द्वारा बालक लिखना, पढ़ना आदि सीख जाते हैं, जैसे भाषा की शिक्षा हेतु रेल के अक्षरों को बनाना इत्यादि। तो ये थे किंडरगार्टन पद्धति में यूज़ होने वाले, प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख खेल जिनके द्वारा बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास किया जाता है। अब आता है शिक्षा सामग्री, यानी जो फ्रॉयबल के द्वारा अपनाई गई शिक्षा पद्धति है उसमें कौन कौन सी सामग्री भी यूज़ की जाती है। फ्रॉयबल ने संपूर्ण शिक्षा सामग्री को निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला, मात्र खेल एवं शिशु गीत, उपहार, व्यापार या कार्य, कहानियाँ, बागवानी, चिंतन, चित्रण
एवं सामाजिक कार्य। अब एक एक करके इनको देख लेते हैं। मातृ खेल एवं शिशु गीत। मातृ खेल व नर्सरी गीत एक पुस्तक में संग्रहित है। इनका उपयोग शिक्षा हेतु शिक्षिका द्वारा किया जाता है। 50 गीत हैं। खेल गीत चित्र व टिप्पणियाँ भी सरल में दिए गए हैं। खेल साधारण व व्यवस्थात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें से एक और आंगिक एवं ज्ञानेंद्रियों का विकास होता है और अनुभव तथा ज्ञान में वृद्धि होती है। खेल आत्मा अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन होते हैं। खेल एवं गीत गाने और क्रिया के साथ साथ चलते हैं। उदाहरण, आओ हम सब खेलें खेल डिब्बा जोड़ बन जाएं रेल में, जहाँ लय की प्रारंभ की गई वहीं आओ क्रिया भी की जाती है और आने के और एक के बाद एक दूसरा खड़े होकर रेल बनाने की क्रिया साथ साथ होती है। प्रारंभ में टीचर करता है और बाद में बालक स्वयं वैसा ही करते हैं टीचर के मार्गदर्शन में, और टीचर मार्गदर्शन करता है। तो यह था मातृ खेल एवं शिशु गीत। उपहार यानी गिफ्ट्स। उपहार लकड़ी या लोहे या अन्य किसी चीज़ के बने होते हैं। इनकी संख्या 20 के लगभग होती है। अध्यापक बालक को भेंट करता है, इसलिए इसे गिफ्ट कहते हैं। रचनात्मक कार्य बालक करता है। इनके प्रयोग से गठित आकार, रचना, रंग, विभिन्न वस्तुओं का ज्ञान कराया जाता है। उपहार कई तरह के होते हैं, जैसे गोलाकार उपहार, बेलनाकार, गोल, आयताकार, घनाकार एवं वर्गाकार उपहार, मिश्रित उपहार, त्रिभुज, छल्ले, छड़े एवं चुंडलियाँ, टिकिया आदि। इन सब से वो स्पर्श करना, क्रिया करना और विभिन्न तरह के नियमों को सीखता है और तरह तरह की जो आकृतियां हैं उनके निर्माण को भी वो इन्हीं उपहारों की मदद से सीखता है। फिर आता है व्यापार या कार्य। विभिन्न प्रकार के कार्य होते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली का तीसरा महत्वपूर्ण अंग व्यापार या कार्य है, जिन्हें ऑक्यूपेशंस भी बोला जाता है। जब बालक उपहारों के द्वारा अपनी विचार शक्ति को विकसित कर लेते हैं तो उन्हें कई प्रकार के कार्य करने को दिए जाते हैं। ये प्रमुख कार्य निम्न हैं, जैसे कागज़ काटना, धागा बुनना, लकड़ी की वस्तुएं बनाना, चटाई बुनना, चित्र बनाना, खिलौने, सोना पिरोना, माला गूंथना, टोकरी बनाना, नृत्य वादन आदि। इन उपहारों के संबंध में ग्रेविज ने लिखा है कि किंडरगार्टन के व्यापार या कार्य बालक में प्रेम, कौतूहल, आत्मनियंत्रण, निरीक्षण और बुद्धि के विकास में सहायक होता है। अनुभव व आयु के अनुसार ज्ञान प्रदान किया जाता है और कागज़ कटवाए जाते हैं, फूल बनवाए जाते हैं। और व्यापार खेल के रूप में, कार्य के रूप में सिखाया जाता है ताकि उसमें बच्चे में विभिन्न गुणों का विकास हो सके। फिर आता है सामग्री में कहानियाँ। किंडरगार्टन पद्धति के अंतर्गत बालकों की शिक्षा के लिए नर्सरी गीतों के रूप में अनेक कहानियों की व्यवस्था की गई है। इनसे बालकों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, वे विचारशील बनते हैं, शब्द भंडार होता है और उनकी भाषा का विकास होता है, विस्तार होता है, कार्य करने में रुचि जागृत होती है, धार्मिक भावना का विकास होता है। चूँकि कहानी भी गति एवं रचना में होती है, अतः ये काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। फिर आता है बागवानी, चित्रण एवं सामाजिक कार्य। किंडरगार्टन पद्धति में विद्यालय में बच्चों के बगीचे के रूप में सार्थक एवं साकार बनाने हेतु फ्रॉयबल ने प्रकृति का अध्ययन एवं बागवानी पर जोर दिया। विशेष रूप से जीव विज्ञान, वनस्पति पर विशेष जोर दिया गया। बागवानी में पालतू जानवरों पर भी बल दिया गया। चित्रण, फ्रॉयबल ने आत्म अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति के चित्रण को भी आवश्यक बताया है और इसका प्रयोग भी किया है। सामाजिक क्रिया, फ्रॉयबल ने बालकों की शिक्षा हेतु सामाजिक एवं सामूहिक कार्यों पर भी बल दिया है। किंडरगार्टन पद्धति में सामूहिक प्रार्थना, गति, खेल, अभिनय, व्यावहारिक जीवन के धंधे आदि रखने का उद्देश्य यही था कि बालकों में समाज के प्रति रंगीन चक्र के चारों ओर और सभी बालक एवं अध्यापक शांत भाव से ईश प्रार्थना करते, फिर गीत गाते और बाद में खेलते हैं। तो इससे इनके सामूहिकता का, सहयोग का विकास होता है। अब आता है किंडरगार्टन पद्धति का मूल्यांकन। अभी तक हमने इसके उद्देश्य देखे, हमने सामग्री देखी, खेल देखे, पद्धति देखी। अब इसका हम गुण एवं महत्व और सीमाओं और दोषों के रूप में किंडरगार्टन पद्धति का मूल्यांकन करते हैं। किंडरगार्टन पद्धति के गुण एवं महत्व। पहला, शिशु शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त। फ्रॉयबल के अनुसार स्कूल की शिक्षा में वे तभी सफलता प्राप्त हो सकती है जबकि शिक्षा में सुधार करके उसकी नींव मजबूत कर दी जाए। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किंडरगार्टन पद्धति में दिखाई देती है।
आत्मक्रिया पर जोर। इस पद्धति को आत्मक्रिया स्वाभाविक तथा सजीव माध्यम से विकास करने का सौभाग्य मिलता है। इस पद्धति द्वारा बालक में विभिन्न वस्तुओं या उपकरणों द्वारा अपनी आत्मक्रिया को उत्तेजित करते हैं, जिससे उनमें आत्मशक्ति, क्रियाशीलता, आत्मविश्वास आदि के गुणों का सृजन होता है। सरल, रुचिपूर्ण और आकर्षक पद्धति। इस पद्धति में खेल, गीत, अभिनय, रचना आदि के माध्यम से स्वतंत्र तथा प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जाती है। पुस्तकों का बालकों पर कोई भी बोझ नहीं पड़ता। क्षमता व रुचियों के अनुसार अच्छी अच्छी बातों का ज्ञान देते हैं। शिक्षक पथ प्रदर्शक के रूप में रहता है और शिक्षक का स्थान मित्र तथा सहायक और पथ प्रदर्शक के रूप में रहता है। वे बच्चों की सहायता करते हैं कि वे कहीं उद्देश्यहीन ना हो जाएं। इस प्रकार विकास व बच्चों का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। फ्रॉइबल ने आत्मक्रिया या आत्म अभिव्यक्ति को उत्तेजित करने के लिए विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया है, जिन्हें संपादित कर बालक भावी जीवन में प्रवेश कर जीवन को सरल बनाते हैं। इन क्रियाओं में बालक की कल्पना तथा रचनात्मक व्यक्तित्व का विकास होता है। इंद्रियों का प्रशिक्षण। इस पद्धति में बालक की इंद्रियों को प्रशिक्षित होने का अवसर प्राप्त होता है। फलस्वरूप वे प्रत्येक प्रत्यक्षीकरण में निपुण हो जाते हैं। ऐसा होने से उनकी मानसिक प्रक्रियाओं में तत्परता तथा स्पष्टता आ जाती है। फिर है सौंदर्यात्मकता का विकास। किंडरगार्टन पद्धति में स्कूल में बालकों को अच्छे अच्छे बागों तथा प्राकृतिक हृदयों का निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। फलस्वरूप उनका सौंदर्यात्मक विकास भी होता रहता है। नैतिक एवं सामाजिक गुणों का विकास। इन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति में बालक में नैतिक तथा सामाजिक गुणों के विकास के लिए सामूहिक क्रियाओं पर अधिक जोर दिया है। बालक के विभिन्न प्रकार के खेल, क्रियाओं और सामाजिक कार्यों को सामूहिक रूप से करते हैं, जिससे उनमें समाज के प्रति प्रेम प्रस्फुरित होता है। आधुनिक शिक्षा को आधार प्रदान करना। फ्रॉइबल ने शैक्षणिक विचारों तथा किंडरगार्टन पद्धति की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के आधार पर आधुनिक शिक्षा को जो आधार प्रदान किया है, उसके लिए शिक्षा जगत सदैव इनका आभारी रहेगा। किंडरगार्टन पद्धति के सिद्धांतों की सार्वभौमिकता। फ्रॉइबल ने किंडरगार्टन पद्धति संबंधी जो विचार तथा साधन प्रस्तुत किए हैं, वे किसी एक देश व काल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनकी उपयोगिता प्रत्येक देश तथा काल में व्याप्त है। इसी कारण वर्तमान समय में ऐसा कोई भी शिक्षालय न होगा जिसमें फ्रॉइबल के शिक्षा सिद्धांतों का समावेश न हो। तो ये थे गुण एवं महत्व। अब लेते हैं दोष एवं सीमाएं। किंडरगार्टन पद्धति में भी कुछ दोष देखे गए थे, जो आज के समय में के लिए थोड़ा धीमी और स्लो प्रोसेस में माने गए हैं। पहला, रहस्यवादी सिद्धांत की अस्पष्टता। यह दोष एक देखा गया था। अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने फ्रॉइबल के रहस्यवादी सिद्धांत को अवैज्ञानिक, अस्पष्ट तथा भ्रमपूर्ण बतलाया है, जिस पर उनकी शिक्षा पद्धति आधारित है। उन्होंने जो कल्पना की उड़ान की है, उसको अपनी शिक्षा पद्धति की आधारशिला बनाया है। वह बालकों को व्यावहारिक जीवन से दूर ले जाती है। प्रतीकवाद अमनोवैज्ञानिक है। फ्रॉइबल ने अपनी शिक्षा पद्धति में गोल, लंबी, चौकोर इत्यादि वस्तुओं को ऐसे दार्शनिक विचारों के प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया है। स्थूल व सूक्ष्म विचारों को समझना व जानना संभव व प्रतीकवाद अमनोवैज्ञानिक है। यानी बच्चों के हिसाब से वे सिंबल्स थोड़े बहुत विस्तार लिए हुए हैं। अपर्याप्त स्वतंत्रता। फ्रॉइबल ने शिक्षण पद्धति में स्वतंत्रता की बात कही है, परंतु वास्तविकता में इस शिक्षण पद्धति में सीमित उपहारों व व्यापारों में बंध जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बालकों को स्वतंत्र वातावरण नहीं मिल पाता है। कुछ गीत व चित्र पुराने हैं, प्रत्येक स्थान व स्कूल में प्रयोग नहीं किए जा सकते। वास्तव में आवश्यकता व वातावरण के अनुसार गीतों में बदलाव होना चाहिए। ज्ञान की प्रक्रिया वाला जो विचार है, वो भी पूर्ण तथा उचित नहीं है। वातावरण और उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। उपहारों, व्यापारों तथा विशेषज्ञों की कमी। इन्होंने शिक्षा पद्धति में उपहारों, व्यापारों तथा विशेषज्ञों की आवश्यकता है, जिसकी प्रत्येक स्कूल तथा स्थान में व्यवस्था नहीं की जा सकती। ग्रामीण स्थान में इसकी व्यवस्था कठिन होती है। फ्रॉइबल के उपहार बनावटी तथा मनमानी थे। फ्रॉइबल दार्शनिक विचारधारा के हैं। वर्तमान संस्थाओं में उपहारों की आवश्यकता न अनुभव कर सको, इनको अलग कर दिया गया है और उनके स्थान पर ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण करने के लिए अन्य साधन उपयोग में किए जाने लगे हैं।
आज की शिक्षण पद्धति में विषयों में परस्पर संबंध स्थापित करते हुए शिक्षा देने का प्रचलन बढ़ रहा है, किंतु किंडरगार्टन पद्धति में इस बात का अभाव है। प्रकृति अध्ययन पदार्थ पाठ द्वारा पढ़ाने की व्यवस्था है। किंडरगार्टन पद्धति एक विशेष प्रकार के वातावरण में दी जाने वाली सामाजिक शिक्षा की व्यवस्था है। उन्हें स्वयं कोई कार्य चुनने मत देने का अवसर नहीं दिया जाता। इस कारण बालकों में उत्तरदायित्व की भावना का उदय नहीं हो पाता। व्यक्तित्व के विकास पर कम ध्यान देना, इसमें सामाजिक एकता पर अधिक बल दिया जाता है। बालक की व्यक्तित्व कुठित हो जाती है। वार्ड ने लिखा है कि किंडरगार्टन प्रणाली की प्रशंसनीय सफलता उस व्यक्ति पर आश्रित है जो उससे सुपरिचित है, किंतु इसके यंत्रवत तथा निष्प्राण होने की भी संभावना है। इसमें बालक की व्यक्तित्व विकास के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव रहता है, जिनकी प्रारंभिक वर्षों में अत्यंत आवश्यकता है। बालक की व्यक्तित्व कुंठित रह जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह उचित नहीं है। तो ये थे जो किंडरगार्टन है उसमें फ्रॉइबल के जो पद्धति थी उसके कुछ दोष व सीमाएँ। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि फ्रॉइबल के दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालते हुए उनके शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन किया गया, जिससे यह पता चलता है कि फ्रॉइबल उन महान शिक्षा शास्त्रियों में अग्रण्य हैं जिन्होंने शिक्षा के विभिन्न पहलुओं, विशेष तौर पर शिक्षण पद्धति के संबंध में जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए। उनके बाद के सभी शिक्षा शास्त्रियों एवं शिक्षा विशेषज्ञों ने किसी न किसी रूप में उसे ग्रहण किया। फ्रॉइबल से प्रभावित होकर विभिन्न देशों में किंडरगार्टन स्कूल खोले गए, जैसे जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, अमेरिका इत्यादि, भारत इत्यादि में भी। तो यह कहना अनुचित नहीं होगा कि स्कूलों में जितने भी स्कूल हैं फ्रॉइबल की आत्मा बोलती हैं, जिन्होंने फ्रॉइबल के शैक्षिक विचारों को प्रस्तुत किया है। फ्रॉइबल द्वारा बालक को जन्म प्राप्त शक्तियों को पहचानना और उनकी ओर प्रेम पूर्वक ध्यान देना और उसका प्रभाव जिनसे दूसरों को उनसे अध्ययन की प्रेरणा दी मिलकर आधुनिक शिक्षा सिद्धांत में एक सबसे प्रभावशाली एवं अद्वितीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने विकास के विचार की व्यापक स्वीकृति को कार्यान्वित किया है। तो ये थे फ्रॉइबल, एक ऐसे एजुकेटर जिनकी शिक्षा पद्धति को आज वर्तमान के समय में भी केजी क्लासेस के रूप में, किंडरगार्टन्स के रूप में उनके जो दिए गए गिफ्ट्स हैं उनके थोड़े मॉडिफिकेशन के साथ और विभिन्न गीतों को यहाँ पर आज भी अपनाया जाता है। भारत भी इसमें अपवाद नहीं है। भारत की शिक्षा पद्धति में भी फ्रॉइबल की विचारधारा जो है झलकती है और उसे अपनाया गया है। तो आज हमने फ्रॉइबल के बारे में जाना और समझा। नेक्स्ट में हम दूसरे फिलोसफर्स को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।